नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आज आपके साथ मैं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट राजनांदगांव के पुलिस दल की संयुक्त कार्यवाही, मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। लाखों का इनाम घोषित था इन नक्सलियों पर। वाराणसी में महिला कांग्रेस ने जलाया प्रधानमंत्री का पुतला, पीएम पर कांग्रेस नेत्री का अपमान करने का आरोप। आवेदन की जटिल प्रक्रिया के कारण पंचायतों में स्थापित नहीं हो पा रही है राशन दुकानें। 2 सालों में महज 9 राशन दुकानें हो सकी है स्थापित। अनाज के लिए लंबी दूरी का सफर कर रहे हैं ग्रामीण। कृमि मुक्ति दिवस पर जिले में 6 लाख बच्चों को खिलाई गई दवा। नगर पालिका में किया गया शहरी आजीविका केंद्र का शुभारंभ। एक फोन कॉल से मिलेगी कई सेवाओं की सुविधाएं। अवैध परिवहन करते 3 ट्रैक्टर जब्त। वैधानिक कार्रवाई में जुटी पुलिस। ग्राम पंचायत कंजई टोला का मामला। और भागवत कथा में हर्षोल्लास से मनाया गया श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह। धूमधाम से निकाली गई बारात। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट और राजनांदगांव के पुलिस दल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। मृत नक्सली में गढ़चिरौली निवासी प्लाटून नंबर 55 के डिप्टी कमांडर विनोद और सदस्य सागर शामिल है। नक्सली विनोद पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 8 लाख, मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 लाख और महाराष्ट्र शासन द्वारा 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसी तरह अन्य नक्सली सागर पर महाराष्ट्र शासन द्वारा 2.5 लाख, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2 लाख और मध्य प्रदेश शासन द्वारा 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस टीम ने नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन किया। इसमें शुक्रवार की दोपहर 2 नक्सली मार गिराए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने बताया कि बालाघाट जिले की सीमाएं 6 से 7 किलोमीटर दूर राजनांदगांव जिले के लक्ष्मण टोला और गोला के बीच यह मुठभेड़ हुई है। श्री सांगी ने बताया कि दोनों नक्सलियों की लाश बरामद कर ली गई है। उनके पास से 12 बोर की बंदूक और 1 पिस्टल भी बरामद किया गया है। सर, एमपी पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा एक कैंप लगाया गया था सर, वहाँ नक्सलियों को ढेर किया गया है सर। किस प्रकार की कार्रवाई हुई थी सर? बालाघाट और राजनांदगांव दोनों के जॉइंट एक कैंप मलेदा में लगाया गया है पिछले 3 माह से, और लगातार उस कैंप से सर्चिंग की जा रही है जिससे बॉर्डर पे नक्सली गतिविधियां को नियंत्रित किया जा सके। आज सुबह लगभग 4:30-5 बजे हॉक बल और मध्य प्रदेश का हॉक बल, बालाघाट का ये राजनांदगांव का E30 और ITBP की एक कंपनी, ये जॉइंट रूप से सर्चिंग पे निकले हुए थे। और ये गातापार थाना क्षेत्र जो हमारा सीमावर्ती थाना क्षेत्र है, इसमें ईस्ट की तरफ बोड़ला करके जगह है। यहाँ पे लगभग दोपहर में 12:30 और 1 के बजे नक्सलियों का एक ग्रुप दिखा और इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। और इसके बाद जब सर्चिंग की गई तो वहाँ पे 2 नक्सली जो है उनके शव बरामद हुए और साथ में 1 पिस्टल और 1 12 बोर की बंदूक भी बरामद हुई। और ये जो मारे गए नक्सली विनोद और सागर हैं, ये प्लाटून नंबर 55 के सदस्य थे। विनोद के बारे में बताया जाता है कि ये डिप्टी कमांडर था जिस पे 8 लाख रुपए का इनाम था और सागर के ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम था। तो इस प्रकार दोनों राज्यों की पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन से एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। सर, बॉडी किस जगह मिली? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मिली? नहीं, ये जो एनकाउंटर हुआ है ये राजनांदगांव में ही हुआ है, छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। मध्य प्रदेश की पुलिस साथ में थी और ये लगभग डिस्टेंस बॉर्डर से अंदर 6-7 किलोमीटर में पड़ जाएगा। वाराणसी में 9 फरवरी को महिला कांग्रेस के तत्वाधान में कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। यह पुतला दहन कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक जनक कुशवाहा, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती स्मिता जायसवाल सहित अनेक कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति में किया गया। कांग्रेसियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री द्वारा भरी संसद में कांग्रेस प्रवक्ता और सांसद रेणुका चौधरी का अपमान किया गया है। संसद के अंदर एक महिला का और हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो संसद के अंदर महिला का अपमान कर रहे हैं, तो ये बेहद ही दुखद बात है। हम महिलाओं के लिए बहुत शर्मनाक बात है ये। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए प्रधानमंत्री पद से, क्योंकि जिस देश में अगर महिलाओं का अपमान किया जा रहा है तो ऐसे देश की कल्पना भी नहीं कर सकते हम।
क्योंकि महिलाओं का अपमान ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। तो मैं निश्चित ही इस बात को मानती हूँ कि इसका फल बीजेपी को निश्चित ही भुगतना पड़ेगा। 2018 में भी और 2019 में भी इसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जिले में 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई गई। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर MLB स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन व वरिष्ठ चिकित्सकों ने स्कूली बच्चों को कृमि की जानकारी दी, साथ ही कृमि की रोकथाम के उपाय बताए। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री बिसेन ने अपने हाथों से स्कूली बच्चों को कृमिनाशक गोलियां खिलाई, साथ ही स्वच्छता बनाए रखने की समझाइश दी। और 6 महीने बाद फिर से गोली खाना है, कोई बच्चा कमजोर है MLB स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मंत्री बिसेन ने बताया कि बच्चों को कृमिनाशक गोलियां चबाकर खाने के लिए कहा गया है और इस दवा का असर 6 महीने तक रहता है। 6 महीने के बाद बच्चे दोबारा इस दवा का सेवन कर सकते हैं। वहीं कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में प्रतीकात्मक रूप से MLB के बच्चियों के बीच में आज कृमि को नष्ट करने वाली गोलियां खिलाई गई। उनको कैप्सूल ओपन एक बड़ा कैप्सूल दिया गया गोली, उसको चबा के बच्चों को खाना है। इसका प्रभाव 6 महीने तक रहेगा और यदि कोई कमज़ोर बच्चा है तो 6 महीने बाद फिर से इसका डोज रिपीट किया जा सकता है। मैंने बच्चों से कहा है कि कृमि हमारे शरीर में कैसे आते हैं उसके ऊपर वो सचेत रहें और शौच क्रिया के बाद वे अपने हाथ को साबुन से साफ धोएं। वहीं कृमि मुक्ति दिवस पर की गई चर्चा के दौरान बालाघाट CMHO डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि पूरे जिले में 6,08,000 बच्चों को कृमिनाशक दवा पिलाई जानी है, जिसके लिए शासकीय व निजी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, आंगनवाड़ी आदि जगहों में दवा वितरित की जाएगी और 15 मार्च तक माउ अप राउंड अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 1 से लेकर 19 वर्ष तक के ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने कृमिनाशक दवा का सेवन नहीं किया है और चिन्हित सभी बच्चों को कृमिनाशक दवा पिलाई जाएगी। इसके तहत आंगनवाड़ी से लेकर के फिर प्राइमरी स्कूल के बाद मिडिल स्कूल हाई स्कूल तक के बच्चे एवं बच्चियों को 1 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष आयु समूह के बच्चों को दवा खिलाई जाएगी। हमने इसके तहत प्राइवेट स्कूलों को, केंद्रीय विद्यालयों को और समस्त हमारे शासकीय स्कूलों को कवर करने का प्रयास किया है और आज पहला दिन है। और इसके अलावा एक 15 मार्च को फिर मॉकअप दिवस भी होगा। हम अभी समीक्षा करेंगे कि कौन बच्चे छूट गए हैं, किन बच्चों को दवा नहीं खिलाई जा सकती, तो इनको एक सेकंड मॉकअप राउंड जो कहलाता है वो राउंड चला करके संपूर्ण बच्चों को दवा खिलाई जाए। नगर के सरेका कोशमी में बीती रात अचानक एक पान की दुकान में आग लग गई। रात्रि करीब 1 बजे पान की दुकान में लपटें उठती देख लोगों ने तत्काल इस घटना की सूचना नगर पालिका को दी। वहीं मौके पर पहुंची दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान डॉक्टर अंकिता साटी ने बताया कि वे उपवा से शादी कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी बालाघाट पहुंचने पर उन्होंने पान की दुकान से आग की लपटें उठती हुई देखी, जिसकी जानकारी उन्होंने तत्काल नगर पालिका CMO गजानन नाफड़े को दी। दमकल वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं दुकान के संचालक मुरलीधर कावरे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। जी बताइए कैसी घटना हुई थी? ये रात में करीब 12 बजे के आसपास मुझे कोई दोस्तों ने बताया कि आपकी दुकान में अंदर आग लगी हुई है। तो मैं आया, मेरा बच्चा था साथ में। आज तारीख हुई 9, 7 तारीख को मैंने हाफ डे मारा था। कल कुछ काम था, इस वजह से पूरा दिन बंद रखा था दुकान। तो ये रात में 12 बजे घटना घटी। सर क्या लगता है शॉर्ट सर्किट से लगी आग की? नहीं सर, ये क्या हुआ है, बाजू का ताला टूटा हुआ है, तो ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ के किया हुआ है। तो चोरी का भी प्रयास किया गया है? अब इसको मैं कह नहीं सकता कि चोरी का प्रयास है या किसी तरह का ये है। अब मैं किसी के मन की भावना जान नहीं सकता कि किसने चोरी के भावना से किया या जानबूझ से किया।
अभी मैं कैसे बता सकता कितने वर्षों से संचालित? ये मेरी कम से कम 13-14 साल से दुकान है यहाँ पे। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आसानी से राशन मिल जाए, इस अहम उद्देश्य को लेकर सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में राशन दुकानों की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन राशन दुकान आवंटित करने की जटिल प्रक्रिया के कारण जिले के करीब 1 सैकड़ा से अधिक ग्राम पंचायतों में राशन दुकानें नहीं खुल पाई है। खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो 71 ऐसी राशन दुकानें हैं जहां सेल्समैन ही नहीं है। इसके अलावा जिले में सैकड़ों ग्राम ऐसे हैं जहां हितग्राहियों को 2 वक्त के अनाज के लिए कई किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। आपको बताएं कि शासन के निर्देशों के तहत कुछ माह पूर्व राशन दुकान स्थापित करने के लिए समूह, संस्था और समितियों से आवेदन पत्र मांगे गए थे, लेकिन 9 आवेदकों को छोड़कर सारे आवेदन निरस्त हो गए। इस संबंध में सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी संत कुमार भलावी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जो आवेदन आए थे क्या वो निरस्त हो चुके थे? वो सभी निरस्त हो चुके हैं सारे। उसका कारण क्या था? जो ऑनलाइन में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किए थे वो आधे अधूरे थे, पंजीयन प्रमाण पत्र में कमी थी और जो पंजीयन प्रमाण पत्र जारी थे वो शासकीय विभाग से जारी नहीं थे और उनका कार्य क्षेत्र नहीं था। उनके लिए आरक्षण की प्रक्रिया थी और केवल उन्हीं को राशन दुकान दिया जाना, तो उसमें क्या बदलाव किए गए हैं और नई प्रक्रिया में क्या होगा? प्रक्रिया तो वही है, पुरानी है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। महिलाओं को कितना आरक्षण होगा इसमें? महिलाओं को जो हमारी जो दुकानें हैं जो आवंटित होंगी तो सर्वप्रथम महिला के लिए होंगी, उसके बाद में जो कोई अन्य संस्था आवंटित करेंगी फिर उन्हें आवंटित होगी। ये प्रक्रिया कब तक पूर्ण की जानी है? 24 तक हमने आवेदन बुलवाए हैं, उसके बाद फिर प्रोसेस होगी। अच्छा, किसी समूह या समिति को राशन दुकान किन शर्तों पर दी जा सकती है? कोई भी जो समूह है वो मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की जो कंडिका है 8.1 उसकी सहपठित अनुसूची 2 के अनुसार जो मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की उपधारा 1 के अंतर्गत वर्गीकृत उपभोक्ता सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, बहुप्रयोजन सोसाइटी, महिला स्वसहायता समूह सहित वन प्रबंधन समिति, इन्हें दुकान आवंटित की जा सकती है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए पद्मेश न्यूज। दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नगर में पिछले माह से एक चोर महिला सक्रिय है जो अकेली वृद्ध महिला को निशाना बनाकर नकदी जेवरात लेकर चंपत हो जाती है। एक माह के अंदर इस चोर महिला ने 4 वृद्ध महिलाओं को निशाना बनाते हुए उनसे करीब 1 लाख रुपए के नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। कोतवाली पुलिस इस महिला को तलाश कर रही है। इस महिला ने 8 फरवरी को वार्ड नंबर 20 निवासी गोदन भाई ठाकरे से चकरा चौराहे के पास से 30,000 रुपए के जेवर लेकर चंपत हो गई। चोर महिला ने कहा कि जेवर चोरी करने वाला गिरोह आया है, अपने जेवर उतार कर एक रुमाल में बांध लो। इस तरह बातों में बहलाकर उसका जेवर ले उड़ी। इसी चोर महिला ने 7 फरवरी को वार्ड नंबर 3 निवासी पार्वती चमकेल को बातों में फंसाकर उसके जेवर लेकर फरार हो गई।
इसके अलावा यहां चोर महिला कई और वारदातों को अंजाम दे चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण में 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह धूमधाम से रचाया गया। इस अवसर पर यहां श्री कृष्ण जी की बारात भी निकाली गई। आपको बताएं, शुक्रवार को कथावाचक पंडित विजय शंकर मेहता द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का बखान किया गया। वहीं श्री कृष्ण जी के विवाह का प्रसंग आने पर ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ नाचते गाते श्री कृष्ण जी का विवाह रचाया गया। गोपस्त्री परिवेष्टितो तुर्या सदा मंगलम् नत्वा सांकुलदेवतां च कमलाम्। सुनी के सरस्वती स्कूल में 9 फरवरी को विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 11वीं के छात्रों द्वारा 12वीं के छात्रों को विदाई दी गई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। कक्षा 12 के भैया बहन जो हमारे यहाँ 13 वर्ष तक अध्ययन किए हैं, उनका विदाई समारोह कक्षा 11 के भैया बहनों द्वारा किया गया है और हम उनके विदाई समारोह नहीं है, यह हमारे लिए उनकी शुभकामना संदेश है। सेवा सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सहकारी संस्थाएं कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 12 फरवरी को नगर के कालीपुतली चौक से विशाल रैली निकाली जाएगी। संगठन से जुड़े तमाम कर्मचारी जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। इस संबंध में संगठन के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने बताया कि कर्मचारी वर्ष 2008 से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक महज आश्वासन ही मिला है। सरकार के विरोध में संगठन चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर रहा है, जिसके प्रथम चरण में 12 फरवरी को विशाल रैली निकाली जाएगी। इसके पश्चात 21 फरवरी से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी यूनियन सहकारी समिति कर्मचारी बताएं किस संबंध में ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्या मांगे? ये कर्मचारी विगत बहुत लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के सन 2008 से मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया, परंतु आज तक उनका कोई निराकरण नहीं हुआ है। सन 2008 से लगातार अपनी क्रमिक मांगों को लेकर के कर्मचारी कई बार हड़ताल करते गया है, उसके बाद भी सिर्फ आश्वासन दिया गया। आज हम एक छोटे कर्मचारी समितियों में, ये सेवा सहकारी समिति, वृत्ताकार समिति, इन समितियों के माध्यम से शासन की कई कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर गरीबों तक अनाज वितरण का भी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। VDS का काम हमारे द्वारा किया जाता है। ऋण व्यवसाय का सारे तमाम अमले को उपार्जन तक का काम, प्रमुख रूप से उपार्जन तक का काम और कृषकों को लाभान्वित कराते हैं। फिर भी इन कर्मचारियों के साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसीलिए ये कर्मचारी हतोत्साहित होकर बार बार हड़ताल मांग करने के बाद भी आश्वस्त कराने के सिवाय इनके पास में कुछ नहीं है। फिर से हमारा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर विगत 4 तारीख को निर्णय ले लिया गया कि 12 फरवरी 2018 को जिला मुख्यालय में एक
झंडे के नीचे खड़े होकर एक विशालकाय रैली का प्रदर्शन कर तमाम विभागों को, उपपंजीयक, महाप्रबंधक, कलेक्टर महोदय, इन तमाम विभागों को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपकर संदेश पहुंचाने के लिए स्मार्ट सिटी की तर्ज पर नागरिकों को पहले से बेहतर सुविधाएं देने के लिए नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा शहरी आजीविका केंद्र की शुरुआत की गई है। न्यू लाइफ लाइन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित इस शहरी आजीविका केंद्र के माध्यम से नर्स, वेल्डर, मिस्त्री, सफाई कर्मी, सिक्योरिटी गार्ड सहित अन्य सुविधाएं एक फ़ोन कॉल में उपलब्ध हो सकेगी। बालाघाट क्षेत्र के बेरोजगार और प्रशिक्षित शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आरंभ की गई इस सेवा का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका के अध्यक्ष अनिल दुहारे सहित तमाम पदाधिकारी व सोसाइटी के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वाराणसी में 9 फरवरी को भाजपा खेल प्रकोष्ठ की बैठक हुई। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और भाजपा खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष चेतन जाचक की उपस्थिति में हुई बैठक में खेल प्रकोष्ठ की नगर कार्यकारिणी का गठन किया गया। खेलने जा पाया तो किसी भी चीज के लिए आपका समर्पण का भाव, आपकी प्रैक्टिस, आपका समय देना, आपके शरीर पर बहुत से कुप्रभाव पड़ेंगे। और सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाइयाँ, और आगे हम अपने खेल को लेकर के बहुत से आयोजन करते रहेंगे, जैसे अभी विधायक कप है, ताकि क्षेत्र के जितने भी मतलब खिलाड़ी अपने भाई लोग हैं वो आगे बढ़े और अपने ज़िले का नाम रोशन करें, विकास में सब साथ। प्रकोष्ठ, अभी मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा था चेतन भैया से कि हमारे बहुत से प्रकोष्ठ का गठन हो गया है और इनका अपना महत्व है। अभी हम आज देखते हैं कि खेल में कोई खेल तो बहुत आगे बढ़ गया और जो हमारे भारतीय परंपरागत खेल थे ये बहुत पीछे हो गए और इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। हमने आपने भी सबने इस तरफ मेहनत करना चाहिए और हमारे परंपरागत खेलों को आगे ले जाने का प्रयास खेल प्रकोष्ठ के माध्यम से करना चाहिए। इसमें हमारे लिए खेलों में बहुत सी उपलब्धि है और स्कोप भी है और भविष्य भी है, तीनों है। हम देखते हैं जिनने खेलों को अपनाया और समर्पण का भाव रहा, आज वो चोटी के खिलाड़ी हैं और धन भी उनको उपलब्ध हो रहा है। अभी मैं कुछ गाँवों में वारासिवनी के तहसील कार्यालय में विधायक कप के आयोजन के संबंध में बैठक हुई। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, एसडीएम रोशन सिंह सहित अनेक अधिकारियों की उपस्थिति में हुई बैठक में इस टूर्नामेंट के आयोजन पर विस्तार से चर्चा की गई। को सरंडी में विधायक कप का आयोजन किया गया है और इसमें लगभग 24 टीमें भाग लेंगी, जिसमें बालिकाओं की भी टीम रहेगी और इसमें 2 किस्म की टीम रहेगी, चूंकि कोई बंधन नहीं है। एक टीम यंग लोगों की रहेगी और एक टीम जो है वो विधानसभा क्षेत्र के बाहर के लोग भी रहेंगे। और इस टूर्नामेंट में जो है इसको 2 दिन में पूरा करेंगे, 11 और 12 तारीख। समय क्या रहेगा? समय जो है इसका सवेरे 11 तारीख को 11 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें संभवतः कलेक्टर साहब, एसपी साहब, हमारे यहाँ के एसडीएम साहब, एसडीओपी और सीईओ सभी लोग इसके उद्घाटन समारोह में रहेंगे। और इसमें जो है पुरस्कार जो रखे गए हैं 5,000, 3,000 रुपये, ऐसा हर टीम के लिए
जो विजेता टीम रहेगी उनके लिए, और जो एक टीम कंसोलेशन प्राइज़ के लिए जो रहेगा उनके लिए भी 3,000 रुपये का पुरस्कार रखा गया है। और इस टूर्नामेंट को इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी और हमारे खेल मंत्री जो हैं उन्होंने खेल की भावना को और आगे लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ये विधायक कप का आयोजन किया है। लालबरा से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कंजई टोला में किसान की अनुमति के बिना मिट्टी खोदकर ढुलाई कर रहे 3 ट्रैक्टरों को पुलिस ने जब्त किया है। थाना प्रभारी कमल सिंह ठाकुर के निर्देश पर पुलिस बल द्वारा की गई इस कार्रवाई में इस बात का पता लगाया जा रहा है कि किसकी अनुमति से किसान के खेत से मिट्टी खोदकर कहां परिवहन की जा रही थी, साथ ही जब्त किए गए ट्रैक्टरों के मालिक कौन है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान थाना प्रभारी ठाकुर ने बताया कि किसान के खेत से बिना अनुमति मिट्टी खोदकर परिवहन किए जाने की शिकायत कृषक द्वारा की गई थी। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। साथ ही मामले की जांच कर आरोपियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम कंजई टोला में किसान हैं देवलाल करण, है ना जी। इनके ये ट्रैक्टर वालों ने वहाँ की उनकी मेड़ भी खोल दी थी उनकी अनुमति के बिना। उनकी शिकायत पे ट्रैक्टर को अपन थाने पे लाए। तीनों ट्रैक्टर किसके हैं? अब ये नहीं पता किसके हैं। मैंने फोर्स भेज कर शिकायत आई थी। मैंने ये होगी वही 2 बजे की दोपहर आज ASI को भेजा तक जाओ देख के आओ क्या शिकायत है। तो गए किसानों की सूचना थी। हाँ, अब जाके अपन जानकारी लेंगे कि इनकी अनुमति थी कि नहीं तहसील से, ठीक है, उस पर अपन वैधानिक कार्रवाई करेंगे। वारासिवनी में शुक्रवार को वारासिवनी और खैरलांजी ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक हुई। केंद्रीय पर्यवेक्षक जनक कुशवाहा और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में पर्यवेक्षक द्वारा प्रत्येक पदाधिकारी से चर्चा के उद्देश्य से 10 से 15 पदाधिकारियों का ग्रुप बनाकर सभी के कार्यों का जायजा लेकर दिशा निर्देश दिए गए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने सभी पदाधिकारियों को चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दिए। एक वर्ग जो प्रधानमंत्री जी 4 साल में वादा किए थे, एक भी वर्ग यदि पूरा किए हों तो आप सर्टिफाइड हो सकते हो। उसका हम रिकॉर्ड गांव के मतदाताओं को देंगे इस संगठन के। सर इस बार क्या लगता है मध्य प्रदेश में हम पूरी तरह से सरकार बना रहे हैं, वो भी 2/3 बहुमत। जबकि वो घोटाला करते हैं उसको दबा के रखते हैं। आप यहाँ पर मध्य प्रदेश को ही देख लीजिए, तमाम घोटाले हैं। यह अलग की बात है कि हम उठा नहीं पाते। एक उदाहरण तो बीजेपी तो कुछ भी कह देगी, वो तो कह देगी कि हम 288 में 300 सीट जीत लेंगे, उनका यह भी लक्ष्य हो जाएगा। लेकिन हमारा वो लक्ष्य नहीं है। हमारा 190 के आसपास सीट हम जीतने जा रहे हैं। किन किन मुद्दों पर लेकर जाएंगे जनता के बीच? मुख्य रूप से किसान के मुद्दे पर जो समर्थन मूल्य बोनस समाप्त हुआ और जो समर्थन मूल्य को 1.5 गुना ज़्यादा देने के बाद मोदी जी ने कही थी, वो आज तक उसका पालन नहीं हुआ। काला धन लाने की बात हुई थी, वो नहीं हुआ। रोजगार देने की बात हुई थी, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के बजाय जो लगे लगाए नौकरी से नहीं। ये मुख्य रूप से युवाओं के मुद्दे, किसानों के मुद्दे हैं। महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ, आज पूरे प्रदेश शिक्षा का महिलाओं पर अत्याचार, बच्चों की कुपोषण मध्य प्रदेश में, ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी दूसरा व्यापक घोटाला, ऐसे बहुत सारे घोटाले जिसको सरकार मानने को तैयार। अब चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। बालाघाट राजनांदगांव के पुलिस दल की संयुक्त कार्यवाही, मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। लाखों का इनाम घोषित था इन नक्सलियों पर। वारासिवनी में महिला कांग्रेस ने जलाया प्रधानमंत्री का पुतला, पीएम पर कांग्रेस नेत्री का अपमान करने का आरोप। आवेदन की जटिल प्रक्रिया के कारण पंचायतों में स्थापित नहीं हो पा रही है राशन दुकानें। 2 सालों में महज 9 राशन दुकानें हो सकी है स्थापित। अनाज के लिए लंबी दूरी का सफर कर रहे हैं ग्रामीण। कृमि मुक्ति दिवस पर जिले में 6 लाख बच्चों को खिलाई गई दवा। नगर पालिका में किया गया शहरी आजीविका केंद्र का शुभारंभ। एक फोन कॉल से मिलेगी कई सेवाओं की सुविधाएं। अवैध परिवहन करते 3 ट्रैक्टर जब्त, वैधानिक कार्रवाई में जुटी पुलिस। ग्राम पंचायत कंजई टोला का मामला। और भागवत कथा में हर्षोल्लास से मनाया गया श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह, धूमधाम से निकाली गई बारात।
इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट balaghatexpress.in पर। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।